स्वागत है आप सभी का नोटबुक आईएएस की आरओ की क्रैश कोर्स के क्लास में। और आज हम स्टार्ट करेंगे वर्गीकी के बारे में। देखते हैं हम यहाँ पे टैक्सोनॉमी के बारे में देखते हैं। देखिए, वर्गीकी है क्या? जीवधारियों को अलग अलग ग्रुपों में विभाजित करना वर्गीकी या टैक्सोनॉमी कहलाता है। कई बार क्या होता है कि इस तरह के जो टर्म है आप इंग्लिश में भी याद कर लीजिए, कई बार मैच करने के लिए इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। लिनियस को वर्गीकी का जनक कहा जाता है और जीवधारियों के नामकरण की जो पद्धति है वो भी लिनियस के द्वारा ही, कैरोलस लिनियस के द्वारा ही दी गई थी। इस पद्धति में होता क्या है, देखिए, अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम हुआ करते थे तो उसकी वजह से बड़ी दिक्कत आती थी। एक तो दिक्कत वर्गीकरण में आती थी। वर्गीकरण की शुरुआत अरस्तु से मानी जाती है। उसने पूरे जो जीवधारी थे उनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया था। एक को उसने एक कैटेगरी को मान लिया था पौधे और दूसरी कैटेगरी को उसने जंतु मान लिया था। उस समय तक बहुत ज्यादा जंतुओं और पौधों के बारे में जानकारी थी नहीं। जैसे जैसे जानकारियां बढ़ती गई, अब ज्यादा नॉलेज को एक जगह पे एक्वायर करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। जब ज्यादा डाटा हो जाता है तो उसको डिवाइड करने की जरूरत पड़ती है। तो लिनियस साहब ने क्या किया कि उसको अच्छी तरीके से डिवाइड कर दिया। इसलिए इनको क्या कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने डिवीजन किया इसलिए इनको वर्गीकी का पितामह कहा जाता है। लेकिन अब इसके साथ ही एक दिक्कत और आ गई कि हर एक भाषा में जीवधारियों के नाम अलग अलग थे। जैसे आप भारत में भी देखेंगे, हर एक स्टेट में आपको 3-4 नाम मिल जाएंगे एक एक जीव जंतु के। कई बार तो ऐसा देखने को भी मिल जाता है। इस चीज से बचने के लिए उन्होंने क्या किया, एक स्टैंडर्ड सुझाया और उसमें दो खास तौर से चीजों का यूज किया जाने लगा। उन्होंने कहा कि भाई जो पहला शब्द होगा नाम में उसको हम वंश का नाम देंगे और जो दूसरा शब्द रखेंगे वो जाति के आधार पर रखेंगे। हालांकि इसमें एक तीसरा शब्द भी होता है जिसको वैज्ञानिक का नाम लिखा जाता है, मतलब एंड में। तो दो चीजें इसमें खास थी, एक तो वंश का नाम सबसे पहले, दूसरे जाति का नाम बाद में। और इस तरह से द्विनाम पद्धति का प्रारंभ हुआ ताकि एक स्टैंडर्ड नाम जीव जंतुओं के लिए या पौधों के लिए दिया जा सके ताकि कंफ्यूजन ना हो स्टडी के टाइम पे। तो इसलिए उनको द्विनाम पद्धति का जनक भी कहा जाता है। जैसे कुछ नाम हैं आपको याद होने चाहिए। जैसे मनुष्य के लिए उन्होंने नाम दिया होमो सेपियंस लिन। अब क्योंकि लीनियस ने ये नाम दिया था तो इसलिए पूरा जो नाम होता है वो होमो सेपियंस लिन होता है। आजकल जो वर्तमान जनरेशन का जैसे हम लोग हैं तो इनके लिए वर्ड यूज किया जाता है होमो सेपियंस सेपियंस। आगे जो मानव होगा उसको कहा जाएगा होमो फ्यूचरस। इस तरीके से नाम रखे जाते हैं। जैसे मेढक है तो उसके लिए राना टिग्रीना नाम रखा गया है मेढक का। गाय है उसका बोस इंडिकस नाम रखा गया है। बिल्ली के लिए फेलिस डोमेस्टिका नाम रखा गया है और आम के लिए मैग्नीफेरा इंडिका नाम रखा गया है। इनमें जो पहला नाम है वो सभी वंश के नाम हैं। जैसे मनुष्य में होमो हो गया, राना, बोस, फेलिस, मैग्नीफेरा। और जो दूसरे नाम हैं वो सभी जाति के नाम हैं, जैसे सैपियंस, टिग्रीना, इंडिकस या डोमेस्टिका या इंडिका। ये सारे के सारे जाति के नाम को इंडिकेट करते हैं। आगे हम देखेंगे इसमें वर्तमान में क्या है कि जो लीनियस वाली पद्धति थी उसमें भी थोड़ी सी समस्या ये आ रही थी कि बहुत सारी ऐसी चीजें थीं जो ना पूरी तरह से पौधे थे ना ही पूरी तरह से वो जंतु थे। वो पौधे और जंतुओं से एकदम डिफरेंट थे। पहले क्या था, सिर्फ दो ही कैटेगरी थी, जंतु जगत और पादप जगत, लेकिन उसमें सारे जीवों को रखना बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो इसलिए आजकल विटेकर एक साइंटिस्ट हैं जिनकी पद्धति का प्रयोग किया जाता है और उन्होंने क्या किया, टोटल 5 किंगडम में, 5 जगतों में दुनिया के जितने भी जीवित चीजें हैं उनको डिवाइड कर दिया। इनमें पहला जो जगत था वो था मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी या कवक कह लीजिए, प्लांटी और एनिमल किंगडम। इस तरह से टोटल 5 किंगडम की स्टार्टिंग हुई। आजकल विटेकर, इनके अलावा भी बहुत सारे साइंटिस्टों ने डिवाइड किया है। उनकी अलग अलग विशेषताएं, लेकिन नॉर्मली जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो विटेकर हमारे लिए सबसे ज्यादा रिलीवेंट है फिलहाल। मोनेरा की अगर हम बात करें, जो पहला किंगडम है उसकी हम बात करें तो ये क्या है, ये एक कोशिकीय जीव है। एक कोशिकीय जीव एवं ये कैसे हैं, प्रोकैरियोटिक जीव है। हमने कल ही बात करी थी, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं वो होती हैं जिनमें 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है और जिनमें बहुत सारे कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह बहुत सारे कोशिकांग हैं जो या तो नहीं पाए जाते हैं या फिर अल्प विकसित अवस्था में पाए जाते हैं, तो उनको प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। तो इनमें सारे के सारे प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं। ये सभी
परिस्थितियों में जीवित रह सकते हैं। मतलब चाहे गर्म झरना हो ये वहाँ भी जीवित रह सकते हैं, चाहे ज्वालामुखी के कहीं नज़दीक का इलाका हो ये वहाँ भी जीवित रह सकते हैं, या मान लीजिए कि हम अंटार्कटिका की बात करें, ठंडे से ठंडी कोई जगह हो ये वहाँ भी जीवित रह सकते हैं। मतलब हर एक परिस्थिति में ये जीवन के लिए अनुकूल होते हैं। जैसे माइकोप्लाज्मा इसका उदाहरण है, साइनोबैक्टीरिया या नील हरित शैवाल भी आप कह सकते हैं, और बैक्टीरिया आदि इसके उदाहरण हैं। आगे हम बात करें इसी में तो प्रोटिस्टा की बात करें तो ये क्या होते हैं, ये भी एक कोशिकीय जीव होते हैं। लेकिन अब यहां पे कोशिका क्या हो गई है, थोड़ी सी डेवलप हो गई है, कोशिकांग अब थोड़े से ज्यादा डेवलप हो गए, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो, राइबोसोम हो, ये सारे के सारे पूरी डेवलप्ड कंडीशन में आ चुके हैं। तो ये भी एक कोशिकीय होते हैं, लेकिन ये यूकैरियोटिक होते हैं और इनमें लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार की जनन प्रणालियां पाई जाती हैं। लैंगिक जनन प्रणालियां मतलब जैसे कि हम मानव की बात करें, मानव लैंगिक टाइप से जनन करता है। पौधे में हम बात करें तो जो फूलों से जो जनन होता है वो लैंगिक जनन हो गया, और मान लीजिए हम कलम लगा करके जो करते हैं वो अलैंगिक जनन हो गया। तो दोनों ही तरीके से ये बढ़ते हैं। और इसके उदाहरण है जैसे प्रोटोजोआ। जैसे प्रोटोजोआ पूरा का पूरा, पहले क्या था, प्रोटोजोआ को जंतु में शामिल किया जाता था, लेकिन जंतु से हटा करके प्रोटोजोआ को क्या कर दिया गया है, एक अलग ही किंगडम में शामिल कर दिया गया है। तो ये क्या है, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया। अब यूग्लिना में क्या है नेचर, यूग्लिना पौधे और जो जंतु होते हैं इन दोनों के बीच की कड़ी है। भाई पौधे क्या करते हैं, इनमें खुद से भोजन बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है, और जंतु में क्या होता है, बने बनाए भोजन को खाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। मतलब ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं पौधे, और जंतु प्रकाश संश्लेषण नहीं करते। लेकिन यूग्लिना जंतु भी है एक ही टाइम पर, और सेम टाइम पर ये पौधा भी है। तो इस तरह के जीवों को उठा करके एक अलग सेगमेंट में डाल दिया गया। जो तीसरा किंगडम बनाया गया वो था कवक किंगडम या फंगी किंगडम। ये क्या होते हैं, ये यूकैरियोटिक होते हैं और बहुकोशिकीय होते हैं, और इनमें क्या होता है, परपोषित जीव होते हैं। मतलब ये अपना खाना खुद से नहीं बना सकते, हेटेरोट्रोपिक होते हैं, ये अपना खाना खुद से नहीं बनाएंगे। इनकी जो कोशिका भित्ति होती है, मतलब इनकी जो बॉडी बनी होती है वो काइटिन की बनी होती है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कवकों की जो कोशिका भित्ति है या उनकी जो बॉडी है वो किसकी बनी होती है। ये सहजीवी प्रकार के हो सकते हैं, परजीवी प्रकार के हो सकते हैं, और मृतोपजीवी प्रकार के हो सकते हैं। सहजीवन में क्या होता है कि ये किसी एक पौधे के साथ या किसी अन्य एक शैवाल के साथ एक रिलेशन बना लेते हैं, जिसमें ये खाना देते हैं, और वो खाने को क्या कर देता है, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया या प्रकाश संश्लेषण के द्वारा उसको बना देता है, तैयार कर देता है, और दोनों उसको मिल बांट करके खा लेते हैं। तो ये भोजन ढूंढने का काम ये करते हैं, और खाना बनाने का काम वो जिसके पास क्लोरोफिल है वो करता है। जैसे इसका एक एग्जांपल हम लाइकेन के रूप में देख सकते हैं। परजीवी हो सकते हैं, जैसे डेंड्रफ हो जाता है तो उस टाइम पे जो फंगस हैं, या मान लीजिए रिंगवर्म हो जाता है उस टाइम पे जो फंगस हैं वो कैसे हैं, वो परजीवी टाइप के हैं। मृतोपजीवी वो हैं जो क्या करते हैं, मरी हुई चीजों को सड़ाने गलाने का काम करते हैं। जैसे हम मशरूम की बात कह सकते हैं, तो ये कैसा है, मृतोपजीवी हो गया। इसका एक एग्जांपल यीस्ट भी है। यीस्ट का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, चीजों को फुलाने के लिए, या उनमें थोड़ा आपने देखा होगा जैसे बिस्किट बनता है, ब्रेड बनता है, तो उसके लिए यीस्ट मिलाया जाता है। ये भी एक तरह का फंगस ही होता है। अगला जो हमारा किंगडम है वो है पादप किंगडम, इसको प्लांटी किंगडम भी कहा जाता है। ये जीव भी क्या होते हैं, ये सारे के सारे बहुकोशिकीय होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, रंगीन होते हैं। पौधे चाहे वो हरे हों, उनके फूल खिलेंगे, वो भी डिफरेंट काइंड के खिलेंगे, रंगीन होते हैं, और सारे के सारे पौधे क्या होते हैं, प्रकाश संश्लेषी होते हैं। मतलब ये फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया द्वारा खुद से अपना भोजन बना लेते हैं। जो खुद से भोजन बनाते हैं उनको उत्पादक कहा जाता है। इसलिए ये क्या है, ये प्रोड्यूसर्स हैं। अब इनमें भी क्या देखा गया कि बहुत सारी कैटेगरी हैं, कुछ में फूल आते हैं, कुछ में फूल नहीं आते हैं, कुछ में बीज बनते हैं, कुछ में नहीं बनते हैं। बीज जो बन रहे हैं उनमें भी तमाम तरह की समस्याएं देखने को मिलती हैं। कुछ में क्या होता है, कवर में होता है बीज, कुछ में कवर में नहीं होता है, कुछ में क्या रहता है कि बीज के 2 टुकड़े होते हैं, कुछ में अकेला एक पूरा बीज एक ही होता है। तो इस तरीके से इसको फर्दर डिवाइड किया गया, ये 5 उपजगतों में विभाजित किया गया, और उन 5 ग्रुपों को उन 5 जगतों को क्या कर दिया गया, 2 ग्रुपों में डिवाइड कर दिया गया। पहला जो ग्रुप है उसमें अपुष्पी पौधे रखे जाते हैं। इनमें क्या होगा, जब पुष्प नहीं खिल रहा है इसका मतलब कोई पुष्प नहीं होगा, पुष्प नहीं है तो इसका मतलब बीज भी नहीं होगा। इनमें जो अगला पौधा है वो बीजाणु द्वारा बनता है। इनके 3 उपजगत हैं, तो मतलब अपुष्पी पौधे के अंतर्गत 5 में से 3 उपजगतों को शामिल किया जाता है। जो पहला उपजगत है वो थैलोफाइटा कहलाता है। थैलोफाइटा क्या है,
थैलो, आप ये नॉर्मल अगर याद करना चाहें तो थैले से इसका मतलब लगा सकते हैं। थैला मतलब जिसमें हाथ पैर वगैरह इन सब चीज़ों को अलग अलग ना देखा जा सके या अंगों को अलग अलग ना पहचाना जा सके, उसको थैला कहा जाता है। तो थैलोफाइटा का मतलब इनका शरीर सूकाय होता है, अर्थात इसमें आप जड़, तना, पत्ती इत्यादि चीज़ों को अलग अलग नहीं देख सकते हैं। इनमें संवहन ऊतक नहीं पाया जाता है। तो इस तरह के जो भी पौधे हैं उनको क्या किया जाता है, थैलोफाइट्स कहा जाता है। पहले इनको क्या किया जाता था, रखा जाता था कवक वाली श्रेणी को इसी में रखा जाता था। कवक और जीवाणु हो गए या आपके शैवाल हो गए उनको। अब हम बात करें तो देखिए ब्रायोफाइटा जो दूसरी कैटेगरी है वो ब्रायोफाइटा की है। ये उभयचर होते हैं। उभयचर उन चीजों को कहा जाता है जो जमीन पर भी रह सकती हैं और पानी के अंदर भी रह सकती हैं। तो ये दोनों ही जगह उग सकते हैं पौधे, इसलिए इनको उभयचर कहा जाता है, एम्फीबियन कहा जाता है। इनमें संवहन ऊतक नहीं होते हैं। देखिए पौधे में क्या होता है, संवहन के लिए जैसे जड़ों ने मान लीजिए कुछ चीज एब्जॉर्व करी जमीन से, तो उसको पत्तियों तक पहुंचाने का काम करेंगे, और पत्तियों ने जो खाना बनाया है उसको नीचे तक लाने का काम करेंगे। इनको फ्लोएम कहा जाता है। अब इनकी वजह से दिक्कत क्या है हो गई कि भाई जब पत्तियां नहीं है, पूरी तरह से पौधा विकसित नहीं है, तो संवहन ऊतक का करेगा क्या? भाई जब ही तो संवहन ऊतक की जरूरत पड़ेगी ना, जब पूरी तरह से पत्तियां डेवलप हों, जड़ पूरी तरह से डेवलप हों। तो ये पौधे ज्यादा डेवलप नहीं होते, इसलिए इनमें संवहन ऊतक नहीं पाया जाता है। जैसे मांस हो गया, मर्किंसिया हो गया। हम बात करें अगला जो तीसरी कैटेगरी है वो है टेरिडोफाइटा की। टेरिडोफाइटा क्या है, इनका शरीर विभेदित होता है, मतलब पत्ती, तना, जड़ आप अलग अलग इनमें देख सकते हैं, और इनमें संवहन ऊतक पाए जाते हैं। अब जब पत्तियां अलग हो गई, जड़ अलग हो गई, तो इसका मतलब अब क्या होगी, जरूरत पड़ेगी नीचे से सामान को ऊपर ले जाने के लिए, और ऊपर से जो भी बना हुआ खाना है उसको जड़ों तक पहुंचाने के लिए, तो संवहन ऊतक होगा। जैसे हॉर्सटेल हो गया, फर्न हो गया या मर्सेला हो गया, ये आदि इसके क्या है, एग्जाम्पल्स हैं। आगे पुष्पीय पौधों की बात करें, पहली कैटेगरी में 3 टोटल हमने सब कैटेगरी बनाई थी। पुष्पीय पौधे वो होते हैं जिनमें पुष्प एवं बीज पाए जाते हैं, और इसके अंतर्गत कितने आएंगे, अब 5 में से 3 ऑलरेडी हम पहले रख चुके हैं, तो इसमें 2 उपजगत बचेंगे हमारे पास। एक होते हैं नग्न बीजी। नग्न बीजी का नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, इनके बीज होते हैं वो नग्न होते हैं, मतलब बीज के ऊपर कोई खोल वगैरह नहीं होता है, कोई फल नहीं होता है ऊपर। तो इस तरह के होते हैं, ये बहुवर्षीय होते हैं। बाकी हमने अभी जो ऊपर पढ़े हैं वो सब कैसे हैं, वो मान लीजिए 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में खत्म हो जाएंगे। ये क्या है, 10 साल, 20 साल, 50 साल इस तरीके से चलते हैं। और ये कैसे होते हैं, ये सदाहरित होते हैं। जैसे साइकस है, चीड़ है आदि में क्या होता है, बीज तो होते हैं लेकिन इनके ऊपर कोई कवर नहीं होता, मतलब कोई फल वगैरह नहीं होता। आम के ऊपर आपने देखा होगा एक पूरा लगा रहता है, कवर होता है फल का, वैसे इनमें नहीं होता है। दूसरा जो टाइप है वो है आवृत बीजी। आवृत बीजी मतलब इनके बीज फल के अंदर होते हैं, कवर्ड होते हैं इनके बीज। इन्हें पुष्पीय पादप भी कहा जाता है। इनको पुष्पीय पादप इसलिए कहा जाता है कि इनमें पूरी तरह से फूल खिलते हैं, वेल डिफाइंड फूल होते हैं, इसलिए इनको पुष्पीय पादप भी कहा जाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक बीजपत्री जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया इस तरह के, या मान लीजिए बाजरा हो गया, मक्का हो गया, और द्विबीजपत्री जैसे आम है, मूंगफली है, या जितनी भी दालें आप देखते हैं, अधिकतर दालें, चना हो गया, उनमें आप देखेंगे कि जब उनको तोड़ेंगे आप तो इस तरीके से आपको एक बीज में इस तरीके से 2 हिस्से मिल जाएंगे। और गेहूं वगैरह होता है उनका क्या सिस्टम रहता है, वो एक ही बीज रहता है। तो इस तरीके से एक बीजपत्री, डाइकोट और मोनोकोट में इसको डिवाइड किया जाता है। अब आगे शुरू होता है हमारे पास जंतु जगत। अब जंतु जगत क्या है, वैसी सभी चीजों को जंतु कहा जाता है जो बहुकोशिकीय होती हैं, यूकैरियोटिक होती हैं और उपभोक्ता के रूप में कार्य करती हैं। उपभोक्ता सारी वो चीजें हैं जो अपना खाना खुद से नहीं बना सकते, मतलब जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, वैसी चीजें क्या होती हैं, जंतु जगत के अंतर्गत शामिल की जाती हैं। इसमें कुल 10 संघ हैं, 10 फाइलम को इसमें शामिल किया गया है। पोरीफेरा पहला जो संघ है, ये सभी खारे पानी में पाए जाते हैं। पोरी का मतलब ही होता है उसमें जगह 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 छेद होना, तो इनका जो शरीर है वो छिद्रित होता है, इसलिए इनको पोरीफेरा कहा जाता है। जैसे साइकन हो गया, स्पंज हो गया, तो आप बस स्पंज का एग्जांपल खासतौर से याद रखिए। स्पंज में क्या होते हैं, जगह जगह पोर्स होते हैं, छेद होते हैं उसमें बहुत सारे, इसलिए ये क्या है, पोरीफेरा के अंतर्गत पाया जाता है। अब
दूसरे ग्रुप की बात करें तो सीलेंट्रेटा। अब ये क्या है, दूसरा ग्रुप हमारा सीलेंट्रेटा। इसमें हम देखेंगे तो ये भी सभी जलीय जीव हैं। भाई जीवन की शुरुआत पानी से मानी जाती है, तो अधिकतर शुरुआत में जो हमको जीव जंतु मिलेंगे सबके सब पानी में मिलेंगे, और डेवलपमेंट होते 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 धीरे धीरे जमीनी जीवों में फिर ये कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इनके मुंह के चारों तरफ क्या मिलेगा, एक धागे जैसी संरचना मिलेगी। मान लीजिए जैसे ये जीव हो गया तो इसके चारों तरफ इस तरीके से धागे जैसी संरचनाएं चारों तरफ होंगी, और इन संरचनाओं का काम क्या है, ये भोजन को पकड़ने का काम करती हैं। ये इस तरह के सेंसर्स होते हैं जो भोजन को सेंस करके उसको कैप्चर करने का काम करती हैं। और इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे जैसे मूंगा है, हाइड्रा है। इसका जो अगली कैटेगरी है, थर्ड कैटेगरी, वो है टिनोफोरा। ये क्या होते हैं, ये सभी पारदर्शी जीव होते हैं। नॉर्मली ये पारदर्शी होंगे, और चलने के लिए इनमें क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि ये एक जीव हो गया, इसमें छोटे 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 बहुत सारे आपको पैर टाइप के लगेंगे, तो कंधे टाइप के, सॉरी कंघे टाइप के क्या होते हैं, इनमें चलांग होते हैं। चलने के लिए कुछ पैर जैसी कुछ संरचना होती है बहुत सारे, और नॉर्मली ये पारदर्शी होते हैं। तो ऐसे सभी जीवों को क्या कहा जाता है, टिनोफोरा कहा जाता है। जैसे कॉम्ब जेली है, समुद्री वालनट है, समुद्री अखरोट भी इसको कहा जाता है। तो इस तरह के जीवों को इसमें शामिल किया गया है। अगली जो फोर्थ कैटेगरी है, फोर्थ फाइलम है, वो है प्लेटीहेल्मिन्थीज। ये क्या होते हैं, सपाट शरीर वाले होते हैं, द्विलिंगी होते हैं। द्विलिंगी का मतलब इसमें मेल और फीमेल एक ही में होते हैं। अब उत्सर्जन हेतु इनमें फ्लेम कोशिकाएं पाई जाती हैं। इंसान में किडनी पाई जाती है उत्सर्जन के लिए, इनमें फ्लेम कोशिकाएं पाई जाती हैं, मतलब ये डायरेक्ट चीजों को आउट कर देते हैं बॉडी से। जैसे प्लेनेरिया, फीताकृमि आदि इसमें शामिल किए जाते हैं। आगे हम देखेंगे जो फिफ्थ टाइप है हमारे पास, एस्के हेल्मिन्थीज के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये क्या है, ये लंबे होते हैं, बेलनाकार होते हैं और अखंडित होते हैं। अखंडित मतलब पूरी बॉडी अगर ऐसे करके स्टार्ट हुई तो इसमें पूरा शुरू से लेके एंड तक इस तरीके से। ये एक लिंगी और अंतःनिषेची होते हैं। एक लिंगी होते हैं मतलब मेल अलग होता है, मेल अलग बॉडी में, फीमेल अलग बॉडी में होते हैं, एक ही बॉडी में ये नहीं होते हैं। प्लस ये अंतःनिषेची होते हैं, मतलब बच्चे जो हैं वो बॉडी के अंदर बनते हैं। ठीक है, जैसे मेंढक होता है उसमें बच्चे कहां बनते हैं, बॉडी के बाहर बनते हैं। अंडों का निर्माण बॉडी के बाहर होता है, तो वो बाह्य निषेची है। ये अंतःनिषेची होते हैं, मतलब बॉडी के अंदर ही बच्चों का डेवलपमेंट या अंडों का डेवलपमेंट होता है। हम बात करेंगे जैसे इसके एग्जाम्पल की बारे में अगर हम बात करें तो थ्रेड वर्म हो गया, एस्केरिस हो गया। छठवां जो ग्रुप है हमारे पास वो है एनेलिडा का। तो जो एनेलिडा के अंतर्गत जिनको रखा गया है, उन जीवों का जो शरीर है वो लंबा होता है, पतला होता है और खंडों में विभाजित रहता है। इनका जो प्रचलन है वो काइटिन से बनी सीटी के द्वारा होता है। काइटिन मतलब एक तरह की क्या है, ये प्रोटीन है, और सीटी मतलब आप यहां पे पैर से लगा लीजिए। तो ये पैर होते हैं इनमें, जिनको खासतौर से यहाँ पे सीटी वर्ड बोला जाता है, क्योंकि ये खास टर्मिनोलॉजी है तो आपको इसी रूप में ये याद करनी पड़ेगी। और इनमें उत्सर्जन के लिए किडनी पाई जाती हैं। जैसे हम अर्थवर्म की बात करें, केंचुए की बात करें, जोंक की बात करें, तो ये सभी एनेलिडा के अंतर्गत आते हैं। ये भी देखिए क्या होते हैं, ये द्विलिंगी भी हो सकते हैं और एक लिंगी भी हो सकते हैं। जैसे केंचुए की बात करें तो केंचुआ क्या होता है, द्विलिंगी होता है। जोंक की बात करें तो ये एक लिंगी होता है। तो द्विलिंगी और एक लिंगी ये दोनों प्रकार के हो सकते हैं, मतलब एक ही बॉडी में मेल फीमेल दोनों भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। हम बात करेंगे अगला जो हमारे पास ग्रुप है आर्थ्रोपोडा के बारे में। तो आर्थ्रोपोडा मतलब क्या है इस ग्रुप में, कि एक तो जितने भी जीव हैं वो सभी देखिए इन तक, केंचुए की बात करें तो केंचुए में क्या होता है, इस तरीके से एक पूरा हो गया, लेकिन बीच में वो बहुत ज्यादा डिवाइडेड नहीं होता। लाइंस हो सकती हैं कम या ज्यादा, लेकिन वो डिवाइडेड नहीं रहता। लेकिन आर्थ्रोपोडा में क्या हो जाएगा, एक सिर होगा, उसके अंदर बाद में वक्ष होगा, मतलब उसकी जो चेस्ट रहेगी, और उसके बाद में क्या रहेगा, उसका उदर रहेगा। जो चेस्ट है वहां से पंख या पैर निकले रहेंगे, और यहां पे फिर ये पूरा आगे का सिस्टम रहेगा। इस तरह के जितने भी कीट हैं वो सभी किस में आएंगे, आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। इनमें रुधिर परिसंचरण कैसा होता है, खुले प्रकार का होता है। अब इंसानों की बात करें तो हमारा जो परिसंचरण है वो बंद प्रकार का है। कैसे कि हमारी बॉडी में जो खून है वो नसों में बह रहा है। ऐसा नहीं कि पूरी बॉडी में हमारी में खून बह रहा हो, कुछ फिक्स जगह हैं उन्हीं में खून आ रहा है और जा रहा है।
लेकिन इनमें क्या होता है, पूरी बॉडी खुली हुई रहती है, पूरी बॉडी में खून लगातार घूमता रहता है, कोई नस टाइप का कॉन्सेप्ट इनमें नहीं पाया जाता है। जैसे हम बात करें कॉकरोच की बात करें, या झींगा की बात करें, या केकड़े की बात करें, या बिच्छू की बात करें, या मधुमक्खियों की बात करें, तो ये सभी किसमें आते हैं, आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आते हैं। अगले ग्रुप के बारे में हम बात करें तो इकाइनोडर्मेटा है। इकाइनोडर्मेटा में क्या होता है कि एक तो इनमें पुनरुत्पादन की क्षमता होती है, मतलब अगर जैसे आपने किसी जीव को काट दिया बीच में से, ठीक, तो एक जीव इससे बन जाएगा नया, और एक जीव इस वाले हिस्से से बन जाएगा। और इनमें जल संवहन तंत्र पाया जाता है। भाई होता क्या है, सारे के सारे ये पानी में रहते हैं, तो पूरा का पूरा जो सिस्टम होगा खाने पीने की चीज, जैसे हमारा खाने पीने का जो सामान है, हमने खाया पिया पचा वो पेट में, उसके बाद पेट से खून क्या करता है, उसको दूसरी जगह पे लेकर के जाता है और वो कोशिकाओं तक पहुंचती है चीजें। तो यहाँ पे खून वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, जो पानी है वही चीजों को क्या करता है, एक अंग से दूसरे अंग तक पहुंचाने का काम करता है। तो इनमें जल संवहन तंत्र पाया जाता है, ब्लड संवहन तंत्र नहीं पाया जाता है, जैसे जेलीफिश हो गया, स्टार फिश हो गया। इस तरीके से आपको यह भी याद रखना पड़ेगा कि इनमें फिश वर्ड जरूर आ रहा है। कई बार इस तरह के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते हैं जब आप वनडे एग्जाम में देखेंगे कि कई बार वो पूछता है जेलीफिश निम्न में से क्या है, या निम्न में से कौन एक मछली नहीं है। आगे वो मछलियों के एग्जांपल दे देगा, बीच में स्टार फिश, जेलीफिश, इस तरीके से कुछ डाल देगा। अब फिश वर्ड आ रहा है तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये फिश है, लेकिन ये फिश नहीं होते हैं। अब हम अगले अगर हम ग्रुप की बात करें तो मोलस्क ग्रुप है या मोलस्का है, इसकी हम बात करेंगे तो इसमें जो भी जीव है वो क्या होते हैं, कवच युक्त होते हैं। कवच युक्त होते हैं मतलब पूरे के पूरे एक खोल से घिरे रहते हैं। इनका जो रक्त है वो रंगहीन प्रकार का होता है, रंगहीन रक्त होगा, कवच में युक्त होंगे। वो सारे के सारे जीव मोलस्क कहलाएंगे। जैसे आपने देखा होगा घोंगा हो गया, सीपी हो गया, ऑक्टोपस हो गया, शंख हो गया, ये सभी मोलस्क के अंतर्गत आते हैं। इनकी जो बॉडी होती है, कवच बहुत ज्यादा हार्ड होता है और कवच बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट के साथ, और इनकी जो बॉडी होती है वो बहुत ही ज्यादा मुलायम होती है। तो अपने आप की सुरक्षा के लिए ये क्या करते हैं, उस कवच के अंतर्गत बचे रहते हैं, उसमें छुप जाते हैं। अब हम बात करेंगे लास्ट ग्रुप के बारे में, तो यह है कॉर्डेटा। तो अभी तक जितने भी जीव थे उनमें रीढ़ की हड्डी या नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाती थी, मेरुरज्जु नहीं पाई जाती थी। लेकिन इन सभी में क्या होगा, अब एक तरफ हम कर सकते हैं नॉन कॉर्डेटा को डिवाइड, तो बाकी पहले जो 9 ग्रुप पढ़े उनमें किसी में भी रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जा रही थी। कुछ ऐसे जीव हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है प्लस उसके साथ मेरुरज्जु पाई जाती है। एक न्यूरॉन्स को कंट्रोल करने के लिए या हमारी जो माइंड के वो सिग्नल पहुंचाने के लिए मेरुरज्जु नाम से एक संरचना होती है, तो वो पाई जाती है। तो इन सभी में क्या होगा, मेरुरज्जु उपस्थित होगी। फिर इनमें क्लोम छिद्र पाए जाएंगे, चाहे जीवन के किसी भी स्टेज में क्यों ना पाए जाएं। जैसे मछलियां होती हैं या मेंढक हैं या इंसान हैं, जब ये अपने गर्भस्थ अवस्था में होते हैं तो सबका विकास एक ही तरीके से होता है, सब सांस उसी टाइप से लेते हैं जैसे मछलियां लेती हैं, तो क्लोम छिद्र पाए जाते हैं। फिर जब जैसे जैसे डेवलपमेंट होता जाता है वो चीजें बंद होती चली जाती हैं और जीवन का विकास फिर दूसरे टाइप से होने लग जाता है। जैसे हम इंसानों की बात करें तो हम फेफड़ों से सांस लेते हैं, नाक के द्वारा सांस लेते हैं, बाहर से सांस को ग्रहण करते हैं। वही मछली में क्या होता है, गिल्स बन जाते हैं, वही क्लोम छिद्र बाद में गिल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो पानी को लेती है, पानी से ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेती है, बाकी के पानी को फिर बाहर फेंक देती हैं। तो इस तरीके से इसमें टोटल 13 वर्ग हैं और 13 वर्गों में जो 5-6 मुख्य वर्ग हैं उनकी हम बात करेंगे। तो इसमें जैसे मत्स्य वर्ग की बात करें तो सबसे पहले जो वर्ग का डेवलपमेंट है वो मत्स्य के रूप में हुआ है। इस तरीके से डेवलपमेंट होगा, इसमें रोहू है, कतला है या समुद्री घोड़ा, ये भी मछली वर्ग में ही आता है। तो समुद्री घोड़ा है तो इसका मतलब हमको कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे इसमें एक और आता है टर्म समुद्री गाय, तो समुद्री गाय है या समुद्री घोड़ा है, ये दोनों एक नहीं है, मतलब मत्स्य वर्ग में नहीं आएंगे। समुद्री घोड़ा मत्स्य वर्ग में होगा। अभी हमने स्टार फिश वगैरह पढ़ी थी, वो मत्स्य नहीं होती है, मछलियां नहीं होती हैं, लेकिन समुद्री घोड़ा मछली होता है। जब समुद्री गाय की बात करते हैं तो स्तनी वर्ग में आता है। इस तरीके से इसमें से आपको कंफ्यूजन करने के लिए वो कई बार ऑप्शन बना डालता है। तो उभयचर वर्ग में क्या है, उभयचर वर्ग में जैसे मेंढक है, सैलामेंडर है। मत्स्य वर्ग में एक बार फिर से देखते हैं, मत्स्य वर्ग में एक्चुअली है क्या, जो हृदय है वो अभी बहुत ज्यादा डेवलप्ड नहीं है, मतलब सिर्फ पंपिंग के रूप में वो काम कर रहा है एक मशीन के रूप में, उसमें बहुत ज्यादा चैम्बर वेम्बर में वो डिवाइड नहीं है, मतलब खून का अशुद्ध होना या शुद्ध होना वो बहुत ज्यादा वहां पे डिवाइडेड नहीं होता है मछलियों में। और ये जो मछलियां हैं ये कैसी होती हैं, ये
कोल्ड ब्लडेड होती हैं। कोल्ड ब्लड का मतलब जो ब्लड है, अब यहां से हमको एक बात समझ में आ रही है कि ब्लड अब स्टार्ट हो गया है। रंगीन रक्त की बात करें तो रंगीन रक्त अब इन सभी जीवों में मिलेगा जो कॉर्डेटा हैं। इनमें कोल्ड ब्लड वाले हो सकते हैं या गर्म खून वाले या वार्म ब्लड वाले हो सकते हैं। अब जो कोल्ड ब्लड वाले हैं उनके साथ क्या है कि जैसे जैसे एनवायरमेंट का टेम्परेचर बदलेगा, बाहर अगर तापमान हुआ 10 डिग्री सेंटीग्रेड तो इनकी बॉडी का टेम्परेचर भी 10 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। बाहर तापमान हुआ 2 डिग्री सेंटीग्रेड तो इनकी शरीर का तापमान भी 2 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। बाहर अगर 50 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ तो इनकी शरीर का तापमान भी 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। तो ऐसे सभी जीवों को हम कोल्ड ब्लडेड के नाम से जानते हैं। इनका एक होता क्या है कि जब मौसम में ज्यादा परिवर्तन आता है, बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है, तो वैसी कंडीशन में ये सभी जीव शीत निद्रा में चले जाते हैं। ठीक, तो ये जो 3 वर्ग हैं ऊपर के, मत्स्य वर्ग, उभयचर वर्ग और सरीसृप वर्ग, ये तीनों के तीनों कोल्ड ब्लडेड हैं। मतलब ये सर्दियों में शीत निद्रा का प्रयोग करते हैं, ये सो जाते हैं, अपनी बॉडी की पूरी एक्टिविटी को खत्म कर देते हैं और उसके द्वारा ये एनर्जी बचाते हैं। फिर अगली बार जब गर्मी बढ़ती है, वसंत आता है, तो फिर से इनकी बॉडी एक्टिव हो जाती है। अगर सर्दियों में आप इनको खोद के निकालेंगे तो आपको ये बिल्कुल एकदम मरे हुए जैसे फील होंगे, लेकिन जैसे ही गर्मी आएंगी फिर से जीवित हो जाते हैं। तो इस चीज को ये जो करते हैं उसको क्या कहा जाता है? हाइबरनेशन या शीत निद्रा कहा जाता है। अब दूसरी तरफ है गर्म खून वाले, तो गर्म खून में पक्षी वर्ग और स्तनी वर्ग आता है। गर्म खून वालों का क्या रहता है? जो तापमान है बॉडी का वो फिक्स होता है, बदलता नहीं है। जैसे हम इंसान की बात करें तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है, तो उसके शरीर का तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा, चाहे वो -40 की कंडीशन में पहुंच जाए, चाहे वो मान लीजिए किसी रेगिस्तान में 50 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर में पहुंच जाए, लेकिन शरीर का तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा। बाहर के एनवायरनमेंट का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए आप देखेंगे कि ये जो होते हैं जितने भी कोल्ड ब्लडेड वाले, वो शीत निद्रा लेके वहीं के वहीं रहते हैं, जिस एनवायरनमेंट में है उसी में रहेंगे, ये पलायन नहीं करते। एक प्रवास का कॉन्सेप्ट भी इनमें आता है, तो ये प्रवास नहीं करते, मछलियां प्रवास नहीं करती। केवल एक हम बात करें तो कछुए को छोड़ दें तो कछुआ सिर्फ आपको मिलेगा, जैसे अमेरिका से कछुए आते हैं, उड़ीसा में ओलिव रिडले कछुए कहा जाता है, वो सिर्फ अंडे वगैरह देने के लिए आते हैं। बाकी ये इस तरह से नहीं करते कि मौसम में परिवर्तन आ रहा है इसलिए हम कहीं दूसरी जगह पे चले जाएं। लेकिन वार्म ब्लडेड हैं, वो एनवायरनमेंट के साथ ज्यादा कंपेटेबल नहीं हो पाते, तो वैसी कंडीशन में क्या कर जाते हैं? वैसी कंडीशन में वो सोते नहीं है, बल्कि उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे चले जाते हैं। इसलिए आप देखेंगे पक्षियों को आपको मिलेगा कि प्रवासी पक्षी हैं, स्तनियों में आपको मिलेगा, जैसे मनुष्य ने तो हालांकि पूरा एनवायरनमेंट को कंट्रोल कर लिया है और उसकी वजह से उसने एसी या इस तरह की चीजों का डेवलपमेंट कर लिया है। सर्दियां पड़ती हैं तो रूम हीटर का आविष्कार कर लिया, गर्मियां पड़ती हैं तो एसी का। बाकी सभी जीव जंतु जो गर्म ब्लड वाले हैं वो क्या करते हैं? एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाते हैं, जहां पे गर्मी ज्यादा होती है उधर शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक, तो उभयचर जो वर्ग है उसमें क्या आएंगे? मेढक, सैलामेंडर, ये आएंगे। और इनकी क्या खासियत है? उभयचर का मतलब ही होता है जो क्या होते हो, जो जमीन पर भी रह सकते हो और पानी में भी रह सकते हो, वैसे सारे जीव हैं। अब कोई भी चीज जमीन पर रह रही है तो इसका मतलब वो नाक से सांस ले रही होगी, सीधे सीधे हम बात करें तो फेफड़े उसके काम कर रहे होंगे, सांस लेने में फेफड़ों का प्रयोग किया जा रहा होगा। लेकिन अगर जब ये पानी में चले जाते होंगे तो नाक से सांस नहीं ली जा सकती है। तो वैसी कंडीशन में इनकी जो स्किन होती है, त्वचा होती है, वो सांस लेने का काम करती है। सरीसृप की बात करें तो वैसे सारे जीव जो रेंग करके चलते हैं सरीसृप कहलाते हैं। अब सरीसृप में जैसे सांप और छिपकली को यहां पे शामिल किया गया है, कछुआ भी इसी में आता है। ये सभी क्या होते हैं? ये सभी अंडज होते हैं, अंडे देते हैं ये सारे के सारे, और रेंग करके चलने वाले रहते हैं, असमतापी होते हैं। और आगे हम बात करें पक्षी वर्ग की, तो इनमें क्या होता है? जो इनके अगले पैर होते हैं वो पंखों में कन्वर्ट हो गए होते हैं और इनका जो हर्ट है वो बाकी की अपेक्षा ज्यादा डेवलप हो चुका होता है। जैसे कौवा हो गया, मोर हो गया, कोयल हो गए, इस तरह के पक्षियों को इसमें शामिल किया जाता है। अब बात करें स्तनी वर्ग की, तो स्तनी वर्ग क्या है? अभी तक किसी में भी श्वेत ग्रंथि नहीं है। मतलब अब देखिए गर्म ब्लड वाला हो गया तो इसको अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए क्या जरूरत पड़ेगी? टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए इसको जरूरत पड़ेगी कि ये पसीना बाहर निकाले, पसीना बाहर निकाले। उसके अलावा इसमें ऑयल का भी फॉर्मेशन होगा, तो ऑयल ग्रंथियां भी होंगी, तो इसकी स्किन में क्या मिलेगा आपको? श्वेत ग्रंथियां मिलेंगी। और
इसके तेल ग्रंथियां भी इसकी स्किन में मिलेंगी, शरीर पर बाल मिलेंगे आपको। तो इस तरह से, और सबसे बड़ी बात, इनमें स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं, मतलब ये दूध देते हैं ये सारे के सारे प्राणी। अब इनमें जैसे क्या है, जैसे एकिडना है, एकिडना क्या है, ये अंडे देता है, ये अंडज है। कंगारू की हम बात करें दूसरी कैटेगरी में, तो कंगारू क्या है, ये अविकसित या अल्प विकसित बच्चों को जन्म देता है। तीसरी कैटेगरी में आते हैं मनुष्य। मनुष्य क्या है, ये पूरी तरह से पूर्ण विकसित बच्चे को जन्म देते हैं, ये जरायुज हैं। जो बच्चों को जन्म देते हैं उनको जरायुज कहा जाता है, जो अंडे को जन्म देते हैं उनको अंडज कहा जाता है। स्वेदज भी होता है, ये पहले अरस्तु ने इसी हिसाब से कैटेगरी में डिवाइड किया था कि जंतु स्वेदज होते हैं जो पसीने से उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे जुएं वगैरह हैं। कुछ को उन्होंने अंडज में रखा कि जो अंडे से उत्पन्न होते हैं, कुछ को उन्होंने जरायुज में रखा कि जो डायरेक्ट जन्म लेते हैं। तो मनुष्य क्या है, जरायुज है। अब हम बात करें तो स्तनी में धीरे धीरे डेवलपमेंट जब होता आया तो सबसे एंड में मनुष्य का डेवलपमेंट हुआ। मनुष्य में हार्ट होगा, तो वो भी कैसा होगा, हृदय भी एकदम पूरी तरह से डेवलप्ड, 4 चैम्बर में 4 भागों में विभाजित होगा। इसमें 2 निलय होंगे और 2 अलिंद होंगे। पहले 2 थे किसी में, फिर 3 हो गए, फिर पक्षियों में आकर के 4 चैम्बर वाला हो गया, और मनुष्य में आके वो और ज्यादा डेवलप हो गया। मस्तिष्क की बात करें तो मनुष्य का जो मस्तिष्क है वो दुनिया की सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड संरचनाओं में से एक है, और सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा विकसित है। मतलब जो विकास का क्रम हम अब तक पढ़ते चले आ रहे हैं, मनुष्य उसकी एकदम चोटी पर बैठा हुआ है। अगर इस तरीके से एक पिरामिड के तौर पर इसको देखा जाए तो मनुष्य एकदम से यहां पर बैठा हुआ है। ठीक है, तो इसी के साथ हम अपनी बात को विराम देते हैं। अगर मान लीजिए आप यूपीएससी, आईएएस, बीपीएससी या यूकेपीएससी, यूपीपीसीएस के संबंध में कोई भी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको कोई समस्या आती है तो दिए हुए नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।